नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी में। पिछले वीडियोस में हमने मौर्य साम्राज्य को पूरी तरह से लगभग कवर कर लिया है। उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं प्रारंभिक परीक्षा में वो भी हम देख चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य के बाद की साम्राज्यिक व्यवस्था देखेंगे कि किन किन वंशों का शासन भारत पर किन किन क्षेत्रों पर स्थापित होता है। मौर्य साम्राज्य ने एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की, लेकिन उसके बाद जो काल आएंगे या हम कहें उसके बाद जो साम्राज्य आएंगे वो हमको छोटे छोटे क्षेत्रों पर बसे हुए मिलेंगे। और यह मौर्योत्तर काल और गुप्त काल, इसके बीच का जो समय है ये दरअसल इतिहास के रेफरेंस के लिए बड़ा कंफ्यूजिंग सा हो जाता है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों पर आपको अलग अलग शासक मिलते हैं। आप समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा शासक कहाँ है, किस क्षेत्र में है, क्रम क्या है इनका। तो मैं कोशिश करूंगा बहुत ही सामान्य शब्दों में इस पूरी बात को बिल्कुल क्लियर करने का कि किस तरह की शासन व्यवस्था भारत में उस समय स्थापित हुई। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूँ आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आइए देखते हैं मौर्योत्तर साम्राज्य को। हमने देखा था मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था लगभग 134 BC के आसपास। पुष्यमित्र ने हत्या कर दी हृदयरथ की, जो कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। हम देखते हैं मौर्य साम्राज्य के बाद क्या होता है। दो तरह के राज्य भारत में बसते हैं। कैसे? एक तो राज्य मिलेंगे आपको जो भारतीय राजाओं द्वारा स्थापित किए गए। इनमें हम देखेंगे शुंग वंश आएगा, कर्ण वंश आएगा, सातवाहन वंश आएगा, वाकाटक वंश आएगा, और मध्य एशिया के आक्रमणकारियों द्वारा भी कुछ राज्य बसाए गए। हम देख रहे थे जब अशोक का काल, तो अशोक के काल में मध्य एशिया से संपर्क यह स्थापित हो चुका था, और न सिर्फ व्यापारिक रूप से बल्कि राजनैतिक रूप से भी संबंध स्थापित हो चुके थे, क्योंकि राजदूतों की नियुक्ति हम देख रहे थे। अब जब भारतीय राजा कमजोर पड़ेंगे या अशोक के उत्तराधिकारी कमजोर पड़ेंगे, तो ये जो पश्चिम एशिया के लोग हैं ये भी अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए या अन्य समस्याओं के कारण भी जो उनको क्षेत्रीय स्तर पर मिल रही थी, उन सबके कारण वो भारत के क्षेत्र पर अधिकार करने की कोशिश करेंगे। तो मध्य एशिया से होते हैं आक्रमण और भारत के अलग अलग क्षेत्रों पर इनका अधिकार होता है। इनमें हम देखेंगे जो आपका हिंदू यूनानी शासक है मिनांदर, यह हमको सबसे प्रमुख मिलेगा, और इस मिनांदर का युद्ध होगा किससे? शुंग वंश से। ये भी हम देखेंगे। फिर आएंगे आपके शक शासक, पहलव आएंगे या जिन्हें पार्थियाई शासक भी कहा जाता है, कुषाण आएंगे, और अंत में हम देखेंगे कि कुछ शासनिक शक्तियां वो पश्चिम भारत में आएंगी और कुषाणों के जो क्षेत्र हैं उन पर अधिकार करेंगे। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जब तक गुप्त वंश नहीं आएगा तब तक हम देखेंगे कि क्षेत्रवार बंटवारा हमको मिलेगा। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग शासक शासन कर रहे हैं। गुप्त वंश फिर से वो काम करेगा जो मौर्य वंश ने किया था, कि पूरे क्षेत्र को जोड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन जब तक गुप्त वंश नहीं आएगा तब तक ये जो राजा आएंगे छोटे छोटे, चाहे वो मध्य एशिया के आए चाहे वो भारतीय राजा है, ये लोग छोटे छोटे क्षेत्रों पर अपना अधिकार करेंगे और वहां पर अपना शासन स्थापित करेंगे। एक तो शासक अगर हम देख लें, जैसे तो अगर हम देखें जो आपका पश्चिमोत्तर भारत का क्षेत्र है, हम यहाँ बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की, हम यहाँ बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, सिंध क्षेत्र की, पंजाब क्षेत्र की, इन क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं। तो पश्चिमोत्तर भारत में अगर हम देखें तो हिंद यमन राजाओं का शासन यहाँ मिलता है, मतलब आक्रमणकारी। इसके बाद हम देखेंगे कि शक नामक जो मध्य एशियाई शासन है वह यहाँ पर स्थापित हो जाएगा, जो लगभग 500 सालों तक टिका रहेगा कुछ क्षेत्रों में। ये आप ध्यान रखेंगे। जैसे मान लेते हैं शक शासक का क्षेत्र इतना बड़ा है, तो कुछ क्षेत्रों में ये लगभग 500 वर्षों तक भी टिके रहेंगे, लेकिन कुछ क्षेत्रों में कुषाण वंश का शासन स्थापित हो जाएगा। जो पूरा शक साम्राज्य है उसका अधिग्रहण गुप्त शासकों द्वारा किया जाएगा या गुप्त वंश के द्वारा किया जाएगा। लेकिन मौर्य साम्राज्य के बाद और गुप्त वंश से पहले ये आपके शक शासक हैं, इनका अधिकार रहेगा किसी न किसी क्षेत्र पर पश्चिमोत्तर भारत के, इन पे ये शासन चलाएंगे। इनके कुछ क्षेत्रों पर कुषाण वंश का शासन होगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे। बाद में जो आपका ये कुषाण वंश है इनका युद्ध होगा किससे? सातवाहनों से, और सातवाहनों का शासन स्थापित हो जाएगा कुछ क्षेत्रों पर। और सातवाहनों के बाद हम देखेंगे कि जो आपका मध्य एशिया है और जो आपका पश्चिम भारत है वहां पर वाकाटक वंश का शासन स्थापित होगा। तो आप ऐसे समझिए, पहले है आपका मौर्य साम्राज्य, इस शासन क्षेत्र मान लेते हैं इतना बड़ा है। अब इसका जो पश्चिमोत्तर भारत का क्षेत्र है यहाँ पर भी इसके कुछ क्षेत्र पर अधिकार हो जाएगा किसका? शक शासकों का। अब बाद में इनके कुछ क्षेत्रों पर, मतलब शक शासकों के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार हो जाएगा किसका? कुषाणों का। फिर क्या होगा? जो कुषाणों का क्षेत्र है यहाँ पर शासन हो जाएगा किसका? सातवाहनों का। और जो आपका ये सातवाहनों का क्षेत्र है इस पे बाद में शासन स्थापित हो जाएगा जो आपका पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया पे शासन स्थापित हो जाएगा किसका? गुप्त वंश का। इस तरह से कुछ क्रम है, थोड़ा आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। तो पश्चिमोत्तर भारत में हमने देख लिया कि किस तरह की शासन व्यवस्था स्थापित हुई। अब हम आपका देखते हैं उत्तर और मध्य भारत का क्षेत्र। यहाँ पर हम देखेंगे कि शुंग वंश की स्थापना होती है, और उसके बाद आएंगे आपके कर्ण वंश, और कर्ण वंश के बाद पूरे क्षेत्र पर अधिकार कर लेगा कौन?
गुप्त साम्राज्य। तो पश्चिमोत्तर भारत में भी आप देख रहे हैं गुप्त वंश आ रहा है बाद में, और उत्तर तथा मध्य भारत में भी आप देख रहे हैं कि गुप्त साम्राज्य आ रहा है। ये जो बीच में साम्राज्य आएंगे, जो आपके शक है, कुषाण है, सातवाहन है, इनका क्रम आप ध्यान रखिए, यह परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, इस क्रम में ये आए। तो उत्तर और मध्य भारत में शुंग वंश की स्थापना, बाद में कर्ण वंश, और उसके बाद आ जाएगा आपका गुप्त साम्राज्य। जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है, यहाँ पर अशोक के काल में ही हम देख रहे थे कि जो आपके चोल शासक है, जो आपके पांड्य शासक है, इनका वर्णन अशोक के समय से ही मिल रहा था और मैत्रीपूर्ण संबंध थे किसके, अशोक के, इन साम्राज्यों के साथ। तो दक्षिण भारत में इनका शासन बना रहेगा किसका, चोलों का, चेरों का और पांड्यों का। इनमें आपसी प्रतिद्वंदिता भी होगी, ये हम देखेंगे डिटेल में। इसके बाद आएंगे पल्लव और चालुक्य, ये दो बड़े राज्यों की स्थापना हो जाएगी। तो देखिए, ये हो गया आपका शुंग वंश का क्षेत्र। शुंग वंश के बाद उसके कुछ क्षेत्र पर कर्ण वंश का अधिकार रहेगा, लेकिन ये क्षेत्र आप देखिए जो शुंग वंश के अधीन था, इन पर कर्ण वंश का शासन नहीं होगा। सातवाहन में जब हम देखेंगे तो उनका शासन क्षेत्र और बड़ा हमको मिलेगा, लेकिन ये वाला क्षेत्र देखिए आप, जहाँ पे कर्ण वंश का शासन था, ये इनके अधीन नहीं मिलेगा। और हम देखेंगे जब आपका कटक वंश, तो इसका क्षेत्र, क्षेत्र होंगे और कुछ अन्य क्षेत्रों पर भी ये अधिकार करेंगे। मुख्यतः ये सातवाहन के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार करेंगे, दक्षिण के क्षेत्रों पर अधिकार इनका नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से इन वंशों का शासन क्षेत्र है। अब हम जरा डिटेल्स समझते हैं शुंग वंश को, कर्ण वंश को, इन सबको। तो हम देखते हैं मौर्य साम्राज्य का हो जाता है पतन, और जो आपका पश्चिमोत्तर भारत है और उत्तर भारत है, वहां पर हिंद यवन शासकों का शासन स्थापित रहता है। फिर हम देखते हैं जो आपका पश्चिमोत्तर, उत्तर और पश्चिमी भारत है, यहाँ पर शक शासक आते हैं। शकों के कुछ भाग पर गुप्त पहले ही अधिकार कर लेते हैं, लेकिन कुछ हिस्सों पर इनका शासन बना रहता है। और शकों के बाद आएंगे कुषाण, और वह इनके क्षेत्र पर अधिकार करेंगे। पश्चिम भारत पर कुछ शकों का शासन क्षेत्र है, उसके कुछ हिस्सों पर सातवाहनों के साथ भी इनकी प्रतिस्पर्धा होगी, और उस प्रतिस्पर्धा में सातवाहन जीतेंगे और शकों के कुछ क्षेत्र पर अधिकार भी करेंगे। उसके बाद पश्चिमी भारत में आएगा आपका वाकाटक वंश। दक्षिण भारत में हम देख रहे थे कि पल्लव और चालुक्य जैसे दो बड़े साम्राज्य आए थे। उत्तर और मध्य भारत में हम देख रहे हैं कि पुष्यमित्र शुंग का शासन आता है। शुंगों के बाद हमने देखा कर्ण आएंगे, और उसके बाद आ जाएगा गुप्त शासक। ये क्रम हमने देख लिया है, एक रिवीजन के लिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। तो इस तरह से ये होता है, और उसके बाद हम देख लेते हैं, बाद में आ जाएगा आपका सातवाहन साम्राज्य। एक एक को हम देखते हैं। सबसे पहले आएगा आपका शुंग वंश, जिसकी बात अभी हमने की थी 184 से 75 ईसा पूर्व तक। इस शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ये हमने देखा था कि यह पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ की हत्या करता है और इस वंश की नींव रखता है। पुष्यमित्र शुंग के विषय में हम देखें तो यह उज्जैन का ब्राह्मण माना जाता है। देखिए, मौर्य साम्राज्य यह समर्थन दे रहा था बौद्ध धर्म को, क्योंकि देख रहे थे कि जो अशोक है उसके जितना बड़ा राजा इस मौर्य साम्राज्य को नहीं मिलता है, या हम कहें पूरे इतिहास की सीरीज में ही हमको नहीं मिलता है इतना बड़ा राजा। तो अशोक ने जो नीतियां स्थापित की थी, कौन सी हम की थी, उसी नीति के भरोसे यह मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे चल रहा था। लेकिन हम जब अशोक का धर्म देखते हैं तो उसमें वो शांति की भी बात करता है और शक्ति की भी बात करता है कि जहां शांति से काम चल जाए वहां शांति से, और जहां शक्ति का प्रयोग करना पड़े वहां शक्ति से शासन चलाया जाए। लेकिन जब हम देखते हैं बाद के मौर्य साम्राज्य को, तो यह शक्ति का प्रयोग करना छोड़ ही देते हैं लगभग, या हम कहें कमजोर हो जाते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं रह जाती, जिससे टैक्स कलेक्शन घट जाता है, और जब टैक्स कलेक्शन घट जाता है तो सेना बनाए रखना भी कठिन हो जाता है। और हम देखते जब आपका चाणक्य की नीति, चाणक्य ये बात कहते थे कि अगर आपकी आर्थिक व्यवस्था कमजोर है तो आप यह उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि आपकी सेना आपके प्रति वफादार रहेगी। तो यही समस्या आती है मौर्य साम्राज्य के साथ। दूसरा, बौद्ध धर्म ने क्या किया था, जो आपके ब्राह्मणवादी उनकी विचारधारा को कहीं ना कहीं दबा दिया था। इसके अलावा जो ब्राह्मणों की आय है, उस आय को इस धम्म नीति ने कम कर दिया था। इस सब की वजह से जो ब्राह्मणवादी समाज है वह मौर्य साम्राज्य का विद्रोही हो गया था एक तरह से। लेकिन जब आता है आपका पुष्यमित्र शुंग, तो यह व्यक्ति ब्राह्मण वर्ग का समर्थक है, और आप देखेंगे कि यह बौद्ध धर्म के बहुत सारे स्थानों का विनाश भी करेगा और खुद को एक ब्राह्मणवादी विचारधारा का राजा इस रूप में स्थापित करेगा। तो इसीलिए शुंग वंश को समर्थन भी मिलेगा, तभी मौर्य साम्राज्य समाप्त होगा। उस वंश का शासन हो गया, पुष्यमित्र शुंग ने स्थापना कर दी। पुष्यमित्र शुंग के बाद हम देखेंगे आएगा आपका अग्निमित्र, सुमित्र, अगभद्र, देवभूति, और अंत में आ जाएगा आपका कर्ण वंश। इस देवभूति की हत्या के बाद यह जो अग्निमित्र है, ये आप ध्यान रखिए, एक रचना है कालिदास मानवाग्नि मित्र। इस रचना का जो विषय है वह यह अग्निमित्र ही है, आप इसको ध्यान रखिएगा। शुंग वंश का जो इतिहास है उसको हम जानते कहां से, क्या स्रोत है हमारे पास शुंग वंश के इतिहास को
जानने के। तो अगर हम बात करें साहित्यिक स्रोतों की, तो वो हमको मिलता है वायु पुराण और मत्स्य पुराण के रूप में। वायु पुराण और मत्स्य पुराण में इस शुंग वंश का वर्णन है जो बाणभट्ट द्वारा रचित है, हर्षचरित। उस हर्षचरित में भी इस शुंग वंश की चर्चा है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ आपको बहुत सारी मिलेगी क्या, पुस्तकें और उनके रचनाकार, जिनसे संबंधित प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाएंगे कि यह पुस्तक किसकी है, इसके रचनाकार कौन है, तो उनको भी आप ध्यान रखिएगा। तो बाणभट्ट द्वारा रचित ये हर्षचरित आपको मिलता है, इसमें भी इनको शुंग वंश का इतिहास मिलता है। और जो बृहद्रथ है, मौर्य वंश का अंतिम शासक, उसकी चर्चा यहाँ मिलती है कि किस प्रकार से उसके बाद शुंग वंश स्थापित हुआ। फिर हम देखते हैं पतंजलि का महाभाष्य, इसमें भी यवनों के आक्रमण की जानकारी है और शुंग वंश की भी जानकारी मिलती है। गार्गी संहिता देखेंगे, इसमें यवनों के आक्रमण की जानकारी है प्लस शुंग वंश का इतिहास भी है। जो कालिदास का मालविकाग्नि मित्र है, जिसकी भी मैंने बात की थी, इसमें हम देखेंगे तो शुंग वंश के विषय में हमको ज्यादा जानकारी मिलती है। इनकी जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका ज्ञान हमको इस पुस्तक से ज्यादा होता है। यह पुस्तक संबंधित किससे है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जो यज्ञसेन थे, उनकी चचेरी बहन थी एक मालविका और अग्निमित्र, जिसकी हमने बात की थी पुष्यमित्र शुंग के बाद। तो अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कथा है कालिदास के इस मालविकाग्निमित्र में। याद ध्यान रखें, जब कालिदास इस पुस्तक को लिखेंगे अग्निमित्र और मालिका के विषय में, तो वो बहुत सारी राजनीतिक गतिविधियों का ज्ञान देंगे। उससे हम इस शुंग वंश की राजनीतिक व्यवस्था के विषय में काफी कुछ जान पाते हैं। और हम देखेंगे दिव्यावदान, यह बताएगा कि जो ये आपका पुष्यमित्र शुंग है, इसने लगभग 84,000 स्तूपों को तोड़ा था। तो अभी जैसा मैंने बताया था कि ये जो शुंग वंश स्थापित होगा और स्पेशली पुष्यमित्र शुंग, ये क्या करेगा, बौद्ध धर्म की रचनाओं को तोड़ेगा। तो इसे एक विध्वंसक के रूप में देखा जाएगा बौद्ध रचनाओं का। अगर हम देखें कि जो आपके पुरातात्विक स्रोत है वो क्या कहते हैं इस शुंग वंश के विषय में, तो हम देखते हैं अयोध्या अभिलेख को, जिसको लिखवाया था किसने, धनदेव ने। और यह धनदेव पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी हमको मिलता है। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए हैं। तो देखिए, ब्राह्मणवादी विचारधारा को ये फैलाएगा, तो अश्वमेध यज्ञ इसलिए ये करवाएगा, और वो भी 2-2। और इसके ऋषि जो हमको मिलेंगे वो हमको पतंजलि मिलेंगे, मतलब जिसने इन यज्ञों को करवाया है वो हमको पतंजलि मिलेंगे। फिर हम देखते हैं बेसनगर अभिलेख, यहाँ पे आपको हेलियोडोरस का नाम मिलता है। तो अगर आपसे पूछा जाए हेलियोडोरस ने गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी और खुद को भागवत धर्म में परिवर्तित कर लिया, तो आपको भागवत धर्म का बढ़ता हुआ प्रभाव इस वंश में दिखेगा, रचनाओं में भी आपको दिखेगा। खुद का जो लेख है, यहाँ से भी हमको शुंग वंश के इतिहास के विषय में पता लगता है। अब आपका पुष्यमित्र शुंग, तो इसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए, ये भी हमने देखा। और पतंजलि इसके पुरोहित हमको मिलते हैं। बौद्ध रचनाओं को इसने नष्ट किया, इसे बौद्धों का हत्यारा, मठों को नष्ट करने वाला, विहारों को नष्ट करने वाला, इस रूप में जाना जाता है। तो पुष्यमित्र शुंग बौद्ध रचनाओं का विध्वंसक है, हमको यह मिलता है। और ब्राह्मणवादी व्यवस्था का पुनः स्थापन करता है या पुनः स्थापित करता है, यह हमको मिलता है। हर्षचरित में अगर हम देखें तो इसे अनार्य कहा गया है, इसे निम्न उत्पत्ति का बताया गया। फिर यूनानी शासक मिनांडर को इसने हराया है। तो आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि वह कौन सा राजा था जिसने पश्चिमोत्तर भारत में हो रहे यूनानी शासकों के हमलों को रोका था, तो वह मिलेगा आपको पुष्यमित्र शुंग। या आपसे पूछ ले कि किसने मिनांडर के हमले को रोका था, तो वह भी मिलेगा आपको कौन, पुष्यमित्र शुंग। सतना में इसने अद्भुत स्तूप का निर्माण करवाया। उसके अलावा जो आपका सांची स्तूप है, वहां पर वेदिका का जो निर्माण हुआ था, आपने देखा था स्तूप था और उसके बगल में छोटी छोटी वेदिका थी, तो उस वेदिका का निर्माण जिसने करवाया था वो भी कौन था, पुष्यमित्र शुंग। उसके बाद हम देख लेते हैं एक जो अगला शासक हमको मिलता है काफी प्रभावित, वो है भागभद्र। भागभद्र के विषय में देखें तो यूनानी राजा एंटियाकिल्डस ने हेलियोडोरस को अपना राजदूत बनाकर इस भागभद्र के शासन में भेजा था और इस हेलियोडोरस ने भागवत धर्म को स्वीकार कर लिया था। और भागवत धर्म स्वीकार करने के बाद इस हेलियोडोरस ने क्या किया, गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। फिर आएगा आपका देवभूति। देवभूति से क्या हुआ, 73 ईसा पूर्व में या 73 BC में वासुदेव नामक व्यक्ति ने इसे हरा दिया, किसे, देवभूति को, और कर्ण वंश की नींव रख दी। तो देवभूति अंतिम शासक मिलता है हमको शुंग वंश से, और इसके बाद किसका, कर्ण वंश का शासक। कुछ तथ्य हम देख लेते हैं जो शुंग वंश से संबंधित है। विदिशा जो क्षेत्र है उसका राजनीतिक महत्व इस काल में बहुत बढ़ा हुआ मिलेगा हमको। भागभद्र के विषय में जैसे हमने देखा, तो ये हमको नवा शासक मिलता है।
हमने सारे शासक एक क्रम से नहीं देखे हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। हमने उन शासकों को देखा है जिनसे प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं या जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अग्निमित्र की हमने बात कर ली थी। उसके बाद अब हम देख रहे हैं भागभद्र को। भागभद्र के शासनकाल में जो सबसे बड़ा चीज होता है कि आपका जो ये हेलियोडोरस है, ये गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाएगा इसके काल में, क्योंकि शुंग वंश ब्राह्मणवादी परंपरा की पुनर्स्थापना कर रहा था। इसलिए हम देखेंगे जो आपकी संस्कृत भाषा है, इस भाषा का हमको उत्थान होता हुआ मिलेगा, या हम कहें पुनरुत्थान होता हुआ हमको मिलेगा शुंग वंश में। महर्षि जो पतंजलि हैं, इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था किसके? कुशिक के। तो ये पतंजलि का विशेष योगदान हमको मिलेगा इस संस्कृत भाषा के पुनरुत्थान में, शुंग वंश में। इसके अलावा जो स्थापत्य कला में एक परिवर्तन हुआ कि जो मौर्य काल में स्तूप और अन्य निर्माण कच्ची मिट्टी के ईंटों से हो रहा था, अब वह पत्थरों से होने लगा, या हम कहें पाषाण से उनका निर्माण किया जाने लगा। एक तथ्य आप देख लीजिए कि कनिंघम ने 1873 में इस भरहुत स्तूप का पता लगाया था। ये जो आपका भरहुत स्तूप है, इसमें बने बेष्टनी और तोरण द्वार, यह हम देखते हैं कि अधिकांशतः हमको शुंग वंश का ही मिलता है। तो शुंग वंश से संबंधित भरहुत स्तूप ये हम देख रहे हैं, कनिंघम ने इसका पता लगाया है। फिर देखते हैं आता है आपका कर्ण वंश। इसका शासनकाल 75 से 30 ईसा पूर्व का होता है। वासुदेव ने शुंग वंश के राजा थे देवभूति, उनकी हत्या करके इस वंश की स्थापना की थी। तो पुष्यमित्र शुंग यह स्थापना करता है शुंग वंश की, वासुदेव यह स्थापना करते हैं कर्ण वंश की। और ये जो हत्या की बात है, देवभूमि की हत्या की थी वासुदेव ने, यह बात लिखी है कहाँ? हर्षचरित में। ब्राह्मण वंश का समर्थक है, 9 साल तक इसने शासन किया। और वासुदेव के बाद देखेंगे हम अलग अलग शासक मिलेंगे आपको, जैसे भूमिपुत्र जो शासन चलाएगा 14 सालों तक। फिर आएगा नारायण, इनका शासन चलेगा 12 वर्षों तक। फिर आएंगे सुशर्मा, और 10 वर्षों का शासन हमको सुशर्मा का भी मिलेगा। सुशर्मा की भी हत्या हो जाती है किसके द्वारा? तिमुक के द्वारा। और इसके बाद आता है आपका सातवाहन वंश। तो यहाँ देख लीजिए, तिमुक हत्या करता है किसी सुशर्मा की, और सातवाहन वंश की स्थापना करता है। ये जो आपका आंध्र वंश है या आंध्र जाति है, इन्हीं को कहा जाता है सातवाहन। तो सातवाहन वंश की स्थापना हो जाती है। अब हम देख लेते हैं मौर्योत्तर काल से संबंधित कुछ प्रमुख अभिलेखों को जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे चिनकोट अभिलेख जो संबंधित है मिनांडर से। तथ्य वही अभिलेख गोड फर्नेस से संबंधित है। पंतर अभिलेख कुषाण वंश से संबंधित। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित। और इसमें हमने देखा था अशोक प्लस आपका चंद्रगुप्त मौर्य, इनका भी वर्णन हमको इस जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। सुदर्शन झील, इसका निर्माण करवाया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और रुद्रदामन ने बाद में इसी सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था, ये भी हमको मिलता है। तो इस जूनागढ़ अभिलेख को आप ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न बार बार पूछा जाता है। फिर आइए नानाघाट का अभिलेख जो कि अग्निका से संबंधित है। नासिक अभिलेख गौतमी पलशी से संबंधित। अयोध्या अभिलेख जिसकी चर्चा भी हमने पीछे की, ये संबंधित है धनदेव से। और बेसनगर का अभिलेख या गरुड़ स्तंभ लेख भी से कहते हैं, जो संबंधित है हेलियोडोरस से। तो ये प्रमुख अभिलेख है मौर्योत्तर काल से, जिनसे संबंधित प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। कुछ रचनाएं देख लेते हैं, क्योंकि हमने बात की थी कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था की पुनर्स्थापना हो रही थी, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको इस रूप में भी मिलेंगे। तो कहते हैं कि शुंग वंश ने पुनः ब्राह्मणवादी परंपरा को बनाया, भारतीय संस्कृति को बचाया। कुछ ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो हम देखेंगे बहुत सारी रचनाएं भी होंगी इस मौर्योत्तरकालीन समय में, उनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जैसे आप देखिए चरक संहिता, ये चरक की रचना है। महाभाष्य ये आपकी पतंजलि की रचना है, और यही पुरोहित थे अश्वमेघ यज्ञ के पुष्यमित्र शुंग के। फिर हम देखते हैं नाट्यशास्त्र, इसकी रचना करते हैं भरत मुनि। और कामसूत्र की रचना करते हैं वात्स्यायन। गाथा सप्तशती, इसकी रचना करते हैं हाल। इस गाथा सप्तशती को आप ध्यान रखिएगा, महिलाओं से संबंधित यह पुस्तक है, या हम कहें महिलाओं पर केंद्रित यह पुस्तक। इस पुस्तक का बहुत महत्व है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। गाथा सप्तशती। स्वतंत्रता, इसके रचनाकार है भाष। बुद्ध चरित्र सुंदरानंद, इसकी रचना की है किसने? अश्वघोष ने। मृच्छकटिकम आप ध्यान रखिएगा, ये बार बार पूछा जाता है। तो इसके रचनाकार हैं शूद्रक और मिलिंद पन्हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया ये परीक्षाओं में। तो मिलिंद पन्हो की रचना नागसेन ने की है। राजा मिलिंद और नागार्जुन की इसमें चर्चा है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। कुछ प्रमुख बंदरगाह हम देख लेते हैं मौर्य साम्राज्य से संबंधित, ये भी परीक्षाओं में मैच कराने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। जैसे तोपारा आप देखिए पश्चिमी तट पर है। टॉच आप देखिए गुजरात के क्षेत्र में है। देवल आप देखिए ये सिंध क्षेत्र में है। कोनुरा ये मिलेगा आपको उड़ीसा तट पे। हेमाटाइल्स ये मिलेगा आपको निचली गंगा घाटी में। टॉन या सम्मिला
ये मिलेगा आपको केरल तट पर। नौरा या मंगलौर, ये मंगलौर याद रखिएगा, ये आपको आधुनिक भारत में भी देखने को मिलेगा। ये मिलेगा आपको केरल तट पर। टिंडिस, ये मिलेगा आपको केरल तट पर। और मुजरिस, ये भी मिलेगा आपको केरल तट पर। तो केरल तट पे आपको देखिए ये मिल रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप देखेंगे विदेशी शासन आएगा या फिर हम यूरोपीय शासन आएगा, उस समय भी इन बंदरगाहों का बहुत महत्व होगा। कोलवी या कोरकई, ये मिलेगा आपको तमिल तट पर। पुहार या कावेरी पट्टम, कावेरी पट्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिलेगा आपको तमिल तट पर। मागपट्टम, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मिलेगा तमिल तट पर। कांवारा, ये मिलेगा आपको तमिल तट पर। और मसूलीपट्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। मसूलीपट्टम मिलेगा आंध्र तट पर। मसूलीपट्टम के विषय में आप ध्यान रखिएगा, जब आएगा अंग्रेजों का शासन उस समय यह बंदरगाह बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और इससे तथ्य बहुत सारे हमको देखने को मिलेंगे। कोंडोक, कोंडोक मिलेगा आपको आंध्र तट पर। और पैला, ये मिलेगा भी आपको आंध्र तट पर। निट्रिग, ये भी मिलेगा आपको आंध्र तट पर। तो तमिल तट बहुत फेमस, यहाँ के बंदरगाह 4। आंध्र तट बहुत फेमस, यहाँ के बंदरगाह 4। और केरल तट, यहाँ के भी 4 बंदरगाह। इनसे संबंधित बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो हमने मौर्योत्तर कालीन प्रशासनिक व्यवस्था को बर्ड साइड व्यू में देख लिया है और समझने की कोशिश की है कि किस तरह की शासन व्यवस्था भारत में स्थापित होती है। इसमें एक बड़ा साम्राज्य हमको मिलेगा बाद में, सातवाहन, उसकी चर्चा हम बहुत डिटेल में करेंगे क्योंकि एक अलग तरह की साम्राज्यिक व्यवस्था वह स्थापित करेगा, वो हम देखेंगे। इस वीडियो में हमने देख लिया कि मौर्योत्तर काल किस तरह का है, कौन सी शासन व्यवस्थाएं उभरती हैं, किस तरह की विचारधाराएं उभरती हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज शेयर कीजिए इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, इससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच को बना सके। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।